बिहार की राजनीति में ना एक नाम है जो सत्ता का कह सकते हैं कि पर्याय बन चुका है, नीतीश कुमार। लेकिन उनका जो इतना लंबा और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सफर है वो अपने आप में एक पहेली है। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर देखते हैं, सिर्फ एक नंबर जो शायद पूरी कहानी बयां कर दे। वो नंबर है 9। जी हाँ, 9 बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ एक दो नहीं बल्कि रिकॉर्ड 9 बार ली है। और यही नंबर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि आखिर कैसे एक ही नेता इतने सारे पॉलिटिकल अप डाउन्स, इतने बदलते गठबंधनों के बीच बिहार की सत्ता में टॉप पर बना रहा। ये एक जबरदस्त राजनीतिक पहेली है और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो फिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? आपको जानकर हैरानी होगी, पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से। आइए देखते हैं कि कैसे एक इंजीनियर बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में हुआ और उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन देखिए, मजे की बात यह है कि उनकी अपनी शुरुआत पॉलिटिक्स से हुई ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से हुई। उन्होंने बाकायदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, बिहार बिजली बोर्ड में कुछ समय नौकरी भी की, पर शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनकी असली पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई 1970 के दशक के जेपी आंदोलन में। जैसा कि वो खुद कहते हैं, उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े नेताओं से सीखने का मौका मिला। बस यही वो जमीन थी जहां उनके लंबे राजनीतिक करियर की नींव पड़ी। अच्छा, किसी भी सीएम का काम उनके इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड के बिना तो अधूरा ही रहता है। तो अब जरा देखते हैं कि नीतीश कुमार के इतने लंबे राज का बिहार की इकोनॉमी पर आखिर असर क्या हुआ। और इसमें जैसा कि हम देखेंगे, कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बड़े चैलेंजेस भी। तो देखिए, पहली नजर में तो आंकड़े बड़े इंप्रेसिव लगते हैं। उनके कार्यकाल में बिहार की पर कैपिटा इनकम, मतलब हर व्यक्ति की औसत आय 2005 में जो करीब 8,700 रुपये थी, वो 2019 तक बढ़कर 47,000 रुपये से भी ज्यादा हो गई। सुनने में तो ये एक जबरदस्त छलांग लगती है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। जैसे ही हम इन नंबर्स में महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। पता है असल में क्या हुआ? 16 साल में लोगों की खरीदने की जो असली ताकत है वो सिर्फ 15% बढ़ी। मतलब जो हमें एक बहुत बड़ी छलांग लग रही थी, वो असल में एक छोटा सा कदम निकला। और ये जो मिली जुली तस्वीर है ना, ये दूसरे आंकड़ों में भी साफ दिखती है। जैसे गरीबी कम हुई, बिल्कुल हुई, ये बहुत अच्छी बात है, पर नेशनल एवरेज से 3 गुना धीमी रफ्तार से। गांव में लोगों का खर्चा बढ़ा, लेकिन देश के बाकी हिस्सों से 5 गुना धीरे। हाँ, एक चीज में वाकई बड़ा सुधार हुआ, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो मतलब कहीं जीत तो कहीं थोड़ी सी हार। चलिए, इकोनॉमी से अब जरा उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर आते हैं। वो रणनीति जिसने उन्हें इतने सालों तक सत्ता में टिकाए रखा। उनका करियर गठबंधनों और विवादों का एक कह सकते हैं कि एक रोलर कोस्टर राइड रहा है, और यही उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल की कहानी भी है। उनकी कहानी में एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ है। साल 2000 में वो पहली बार सीएम बने। जानते हैं कितने दिन के लिए? सिर्फ 7 दिन। हाँ, बहुमत साबित करने से पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। ये उनके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन अक्सर भुला दिया जाने वाला किस्सा है। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके राजनीतिक दांव-पेंच की पूरी कहानी कहती है। देखिए जरा, 2014 में इस्तीफा दिया, 2015 में वापस आ गए, 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और कुछ ही घंटों में एनडीए के साथ सरकार बना ली, और फिर 2022 में एनडीए को छोड़ा और वापस आरजेडी के साथ हो लिए। ये दिखाता है कि वो पॉलिटिक्स में कितने फ्लेक्सिबल हैं। अब जाहिर है, इतने लंबे करियर में विवाद भी साथ साथ चलते हैं। जैसे सोर्स के मुताबिक 2023 में रामनवमी के दौरान जब हिंसा की घटनाएं हुई थीं, उसी समय उन्होंने एक इफ्तार पार्टी रखी। इस पर काफी बवाल हुआ। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहा, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन इन सब राजनीतिक दांव पेंचों के बीच उन्होंने कुछ ऐसे बड़े फैसले भी लिए जिनका असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। जैसे कि 2005 में आरजेडी के 15 साल के शासन को खत्म करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। या फिर 2023 में वो जाति आधारित सर्वे करवाना, जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक नई बहस छेड़ दी। तो अब इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ उनका इतना लंबा कार्यकाल,
दूसरी तरफ वो मिले जुले आर्थिक आंकड़े और साथ में उनकी ये कमाल की राजनीतिक स्ट्रैटेजी। तो सवाल यही उठता है कि उनकी लेगेसी क्या है, उनकी विरासत क्या मानी जाएगी। शायद उनके लिए सबसे सही शब्द है पॉलिटिकल सर्वाइवर, एक ऐसा नेता जो हर राजनीतिक तूफान से बच के निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है, चाहे इसके लिए गठबंधन बदलना पड़े या अपनी पोजीशन ही क्यों ना बदलनी पड़े, वो टिके रहते हैं। और आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या है नीतीश कुमार की असली विरासत? क्या उन्हें एक ऐसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर याद किया जाएगा जिसने बिहार को स्थिरता दी, या फिर एक ऐसे प्रैक्टिकल नेता के तौर पर जिनके बार बार बदलते फैसलों ने कहीं न कहीं राज्य के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर असर डाला? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।